गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? स्टार्ट करें। तो कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक की बात कर ली थी। कल हमारा डिस्कशन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। अब उसके बाद का जो पार्ट है आर्यन एज, या इसको हम वैदिक एज कहते हैं। आर्यन एज या वैदिक एज। आर्यन एज या वैदिक एज। इसका टाइम है 1500 से लेकर 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी ये टाइम फ्रेम है। तो हड़प्पन्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी इंपॉर्टेंट चीज सब हमने बता दी थी। लास्ट में लेटर हड़प्पन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए। लेटर हड़प्पन्स में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू स्टडी, पूछता भी नहीं है वो। बाद में वो लोग कॉपर वगैरह के बारे में भी जानते थे। तो ब्रॉन्ज जब बनता रहा होगा, तो मैंने कल आपको बता दिया था, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का इस्तेमाल करते रहे थे, तो मिक्सिंग उनको पता थी। तो लेटर हड़प्पन वाला जरूरत नहीं है, लगभग हमने सब कवर कर दिया है। इसके बाद सीधे हम आते हैं आर्यन एज या वैदिक एज में। एक साइट उसमें नोट कर लो कुछ समय पहले जिसका पता लगा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एक साइट का नाम नोट कर लो, हुलास। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है जो सहारनपुर यूपी में मिली है। कुछ समय पहले डिस्कवर हुआ, तो अगर पूछ ले कि हुलास क्या चीज है, सहारनपुर यूपी में एक जगह, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। साइट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नोट कर लीजिए। हुलास, ये कुछ समय पहले इस साइट का पता लगा। हुलास साइट कुछ समय पहले इसकी जानकारी हुई, सहारनपुर यूपी में है। किससे संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही संबंधित है। कर लिया ऐड? ठीक है, शुरू करें आगे की बात। तो हुलास एक नई साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली है, ये नोट कर लो। अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी आर्यन एज वैदिक एज पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगला है आर्यन एज वैदिक एज। तो लास्ट हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो बात की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे की, वो सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। तो दो थ्योरी हैं, एक ग्रेजुअल डिके की बात करती है, एक सडन एंड थ्योरी है। ग्रेजुअल डिके वाली थ्योरी है कि डिजास्टर प्रोन एरिया था, डिजास्टर आते रहते थे, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब एक्टिविटी होती रहती थी, डिजीज, जिससे ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और एक थ्योरी है सडन एंड, कि आर्यंस के अटैक हो रहे थे लगातार, उससे खत्म हो गए। ज्यादा जिस थ्योरी को माना जाता है वो है ग्रेजुअल डिके, कि डिजास्टर्स वगैरह आते गए, उसकी वजह से, डिजास्टर और डिजीज की वजह से वो खत्म हुए हैं, इसको ज्यादा माना जाता है। फिर वहीं पर दूसरी थ्योरी हमने बोला था कि कुछ हिस्ट्रियन मानते हैं सडन एंड थ्योरी को, कि आर्यन अटैक की वजह से हुआ था। तो वहां पर आर्य वर्ड आया। अब हम अगला सिविलाइजेशन बात करते हैं, आर्यन एज और वैदिक एज रिलेटेड बात करते हैं। वैदिक एज क्यों कह रहे हैं? वेदों का कंपाइलेशन इन्हीं के टाइम पर हुआ है। वेद, जो चार वेद आप जानते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेदों का कंपाइलेशन आर्यों ने ही किया, आर्यों के समय में हुआ।
इसलिए इसको वैदिक एज या आर्यन एज के नाम से भी जानते हैं। वेदों का कंपाइलेशन इन्हीं के टाइम पर हुआ है, इंडस वैली में नहीं। इंडस वैली में हमने वेदों के बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। तो वेदों का कंपाइलेशन वो इस समय पर हुआ है, इस टाइम पर ही आया है, इसलिए इसको आर्यन एज भी बोलते हैं। और वेद जो बने हैं वो शुरू में लिखे नहीं थे, कहीं बुक की फॉर्म में नहीं थे, वो श्रुति के द्वारा एक से दूसरे को बोल बोल कर ट्रांसफर किया गया। जैसे आप कोई पुराना मूवी वगैरह देखोगे या आप ये सीरियल वगैरह देखते हो माइथोलॉजिकल, रामायण महाभारत, तो उसमें आश्रम सिस्टम में क्या दिखता है आपको, गुरु बैठे हैं, कुछ शिष्य सुन रहे हैं, तो गुरु नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं वर्ड्स के द्वारा बोलकर, और जो उनके स्टूडेंट हैं वो केयरफुली उसको सुन रहे हैं। कहीं आपने लिखने का तरीका नहीं देखा है, क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत बाद में आई है। राइटिंग का जो तरीका है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत बाद में आया। तो वेद भी स्टार्टिंग में लिखे हुए नहीं थे, वेद भी स्टार्टिंग में लिखे नहीं थे। तो इसका ओरिजिन क्या बोलते हैं कि गॉड के वर्ड थे, उन्होंने ऋषियों को बताए, ऋषियों ने अपने स्टूडेंट को ट्रांसफर किए, तो बोल बोल कर ट्रांसफर किए गए हैं। श्रुति शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं, कि बोल बोल कर इनको नॉलेज को ट्रांसफर किया गया। जब तक कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन्वेंट नहीं हो गई, राइटिंग का तरीका नहीं मिल गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जब आई है तब इनको लिखा गया है। और उसमें भी शुरुआत में पत्तों पर लिखा गया था, बुक तो बाद में छपी है, उसमें स्टार्टिंग में भी पत्तों पर लिखा गया, ठीक है। तो वन बाय वन हमें इसमें ये सब चर्चा करनी है। आर्यन जो लोग थे, अब इनका ओरिजिन कहाँ से है, इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, आए दिन चर्चा रहती है। जैसे आप महाभारत की कहानी सुनते हो तो उसमें बोलते नहीं आर्य पुत्र, ये बार बार आर्य शब्द इस्तेमाल होता है। महाभारत वगैरह आपने देखी होगी, बार बार आर्य शब्द उसमें इस्तेमाल होता है, आर्य पुत्र, आर्य, ये शब्द बहुत बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आर्यों का ओरिजिन कहां से है। हिस्ट्री में जो काफी काम है वो यूरोपियंस का है। यूरोपियन में जैसे मैं आपको एक दो नाम बताऊं, जैसे एक नाम मैक्स म्यूलर, सुना होगा सभी ने ये, मैक्स मूलर कहाँ का था, जर्मनी का था। हिस्ट्री में काफी सारी जो थ्योरी हैं वो इसी की मानी जाती हैं। मैक्स मूलर जर्मनी का था ये, और 1823 में पैदा हुआ था। 1823 में इसका जन्म हुआ था, जर्मनी का मैक्स मूलर। इसकी थ्योरी को बहुत माना जाता है। जैसे आर्यों के ओरिजिन की भी मैं बात अभी करूं तो इसकी थ्योरी को मानते हैं। तो सीधी सीधी बात है, देखो जो पर्सन जो थ्योरी दे रहा होगा ये बहुत वो इतना अनबायस्ड होकर थ्योरी दे, अब इसमें तो एक डाउट है कि कहीं उसका अपना पर्सनल इमोशन ना भिड़ा दे। क्योंकि इसने कहा है कि यूरोप से ओरिजिन था आर्यंस का। इंडिया वगैरह में जो रिसर्चर काम कर रहे हैं, जो और रिसर्च हो रही है, वो लोग कह रहे हैं आर्य जो है यहीं के इंडिजिनस थे, यहीं के लोकल थे, यहां से बाहर गए। मैक्स मूलर कह रहा है वो यूरोपियन थे, वहां से इंडिया आए थे। अब किसकी थ्योरी गलत होगी सही होगी वो तो अलग बात है। अभी तक फिलहाल जो एविडेंस हैं, जो अभी तक माना जाता है, मैक्स मूलर की थ्योरी को माना जाता है कि आर्य इंडिया में बाहर से आए थे। आर्य इंडिया में जो आए वो बाहर से आए थे। और यहाँ पर जो रिसर्च वगैरह चल रही है, कुछ रिसर्चर कह रहे हैं कि इंडिया के ही इंडिजिनस थे, यहीं के थे, यहाँ से बाहर गए। तो यूरोपियन जो है, यूरोपियन ने इंडियन कल्चर को थोड़ा सा डाउन करने के लिए, या उन्होंने जैसे यूरोपियन लोगों ने जो काम किया है, जैसे विलियम जोन्स है, मैक्स मूलर है, तो यूरोपियन जो है उन्होंने जिस तरह से चीजें बोली हैं वो अपने ही एरिया को ज्यादा प्रायोरिटी देते गए हैं। क्योंकि कई कई लोग कह रहे हैं कि वो उतने अनबायस्ड नहीं थे, कहीं ना कहीं वो अपने रीजन को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर बायस्ड रहे होंगे, या इंडिया को वो इतना सुप्रीम बताने, या आर्य कल्चर एक बड़ा रिच कल्चर था। कल्चर मतलब क्या कि कोई राजा महाराजा कंसेप्ट तो बाद में आया है, पर वेद वेद जो बने हैं, जो हम नॉलेज वगैरह की बात कर रहे हैं, वो आर्यों का जो समय है, आर्यों का जो समय है, कोई बहुत राजा महाराजा भी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अभी ये कह रहा हूं आर्यों के समय की काफी सारी जानकारी मिलती है। वेदों वगैरह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वेदों में कई सारी चीजें हैं जो साइंटिफिक चीजें भी हैं, कई सारी इन्वेंशन जो हैं अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेदों में उनके एविडेंस में मिलते हैं। बहुत सारी मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज है एक तरीके से। वेद जो है उनको माना है दुनिया ने कि सोर्स ऑफ नॉलेज है वेद। तो यूरोपियन लोग तो कहेंगे ना कि भाई ये तो हमारे यहाँ से आर्य लोग आए थे जिन्होंने वेदों का कंपाइलेशन किया, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ के लोकल थे। तो ये एक कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पर अभी तक की जो थ्योरी, अभी तक का जो माना जाता है, वो मैक्स मूलर को ज्यादा मानते हैं, जर्मनी का था,
खुद ही यूरोपियन था। अभी तक जो थ्योरी है वो क्या कहती है आर्यों के ओरिजिन को लेकर? अब सुनो ध्यान से, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये पॉइंट, हो सकता है कि 5 ईयर 10 ईयर के बाद कोई और थ्योरी आ जाए कि यहीं से इंडिजिनस ओरिजिन था, इंडिया के ही लोकल थे, यहां से बाहर गए। क्योंकि अब ये कैसे प्रूव होगा कि बाहर से यहां आए कि यहां से बाहर गए? ये कह रहे हैं कि बाहर से इंडिया में आए, और हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इंडिया में थे, यहां से बाहर माइग्रेट भी किए हैं। तो ये कैसे प्रूव होगा कहां के थे? अभी तक फिलहाल मैक्स मूलर की थ्योरी को वेटेज दिया जाता है। आर्य शब्द का मतलब क्या है? देखो पहले ये समझ लो, आर्य का क्या मतलब? आर्य एक लैंग्वेज है, आर्य लैंग्वेज है, ठीक है। आर्य जो शब्द है वो एक लैंग्वेज के नाम पर, लैंग्वेज का मतलब है। और आर्य शब्द के मीनिंग भी, इसका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है? आर्य क्या थी? आर्य भाषा थी, आर्य भाषा थी। और आर्य शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मीनिंग होता है सुपीरियर या नोबल रेस, ऊंची नस्ल। जो मैंने कल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया था, सुपीरियर और नोबल रेस, ऊंची नस्ल। तो आर्य शब्द का एक मतलब तो निकलता है सुपीरियर या नोबल रेस, एक मतलब निकलता है कल्चरल कम्युनिटी। आर्य शब्द का एक मतलब यूरोपियन कंटेक्स्ट में देखें, यूरोप के हिसाब से आर्य शब्द का मतलब वो लोग इंटरप्रेट करते हैं सुपीरियर या नोबल रेस, ऊंची नस्ल। हम लोग इंडिया में इसको कल्चरल कम्युनिटी के तौर पर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसको कल्चरल कम्युनिटी की तरह इंटरप्रेट करते हैं, कल्चरल कम्युनिटी। दो मीनिंग बताए मैंने। आर्य वर्ड का मतलब सुपीरियर या नोबल रेस, यूरोपियन इसका इंटरप्रेट ये करते हैं मीनिंग, हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कल्चरल कम्युनिटी के तौर पर। आर्य शब्द है, आर्य का मतलब क्या है? यूरोप के कंटेक्स्ट में सुपीरियर या नोबल रेस, और आर्य इंडिया के कंटेक्स्ट में हम कल्चरल कम्युनिटी इंटरप्रेट करते हैं इसको। पर आर्य था क्या? ये भाषा थी। आर्य जो है वो लैंग्वेज थी। उसका मीनिंग ये होता है, आर्य शब्द का लिटरल मीनिंग क्या निकलेगा? आपसे कोई पूछे, दोनों क्वेश्चन आते हैं, आर्य वर्ड का मीनिंग बताइए। जैसे कोई शब्द है, सौरभ शब्द है, तो सौरभ का मीनिंग बताइए। वैसे ही आर्य वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? आर्य वर्ड का लिटरल मीनिंग है सुपीरियर या नोबल रेस। यूरोपियन लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, ऊंची नस्ल, सुपीरियर नस्ल। और इंडिया इसको इंटरप्रेट करता है कल्चरल कम्युनिटी के तौर पर हमने इंटरप्रेट किया है। था क्या आर्य? ये भाषा थी। क्या ये केवल एक ही कोई लैंग्वेज थी? नहीं, कुछ लैंग्वेजेस थी, कोई एक ही सिंगल लैंग्वेज आर्य थी ऐसा नहीं है। इंडो यूरोपियंस में कई सारी लैंग्वेजेस रही हैं जो आर्य लैंग्वेज से ही निकली हैं, आर्य लैंग्वेज ही माना जाता है उनको। संस्कृत भी उनमें से एक है, आर्यों की भाषा, संस्कृत भी एक लैंग्वेज आर्यों की ही है। तो आर्य जो लैंग्वेज है, क्या ये कोई एक लैंग्वेज है हिंदी की तरह, या ये तमिल की तरह कोई एक लैंग्वेज है? नहीं, इंडो यूरोपियन की कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इसी की ब्रांचेज हैं, यहीं से निकली हैं, वो आर्य लैंग्वेजेस ही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने संस्कृत बोला, ठीक है। तो लैंग्वेज भी कहां कहां की? इंडो यूरोपियंस में कुछ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियंस में कुछ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो आर्य लैंग्वेज हैं, उनका ओरिजिन वहीं से है। एग्जाम्पल के लिए संस्कृत, एग्जाम्पल के लिए संस्कृत, ठीक है। तो आर्य क्या है? लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियंस में कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो आर्य लैंग्वेज ही रही हैं, जो आर्य लैंग्वेज ही थी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें, संस्कृत आर्यों की भाषा, आप देखेंगे संस्कृत है। वेदों का कंपाइलेशन भी संस्कृत में ही तो हुआ है, वेदों का भी जो कंपाइलेशन है वो ओरिजिनली संस्कृत में ही रहा है। तो आर्यों की भाषा संस्कृत। इसी तरह से यूरोप में भी कुछ लैंग्वेजेस थी जो आर्य लैंग्वेज ही थी। तो आर्य क्या कोई सिंगल एक लैंग्वेज का नाम है? नहीं, आर्य लैंग्वेज है आर्य, जिसमें कुछ भाषाएं इंडिया वाली भी, कुछ यूरोप वाली भी, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस थी, कोई सिंगल लैंग्वेज आर्य नहीं है। और इसी बेसिस पर, इसी लैंग्वेज के बेसिस पर हम इंडो यूरोपियंस का भी कॉमन ओरिजिन देखने को मिलता है, इंडो यूरोपियंस का भी कॉमन ओरिजिन देखने को मिलता है कि आज तो काफी चेंजेस आ चुके हैं, पर कॉमन ओरिजिन देखने को मिलता है इंडो यूरोपियंस का।
इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आर्य जो है, मैक्स मुलर ने कहा कि ईस्ट यूरोप में थे, वहां से सेंट्रल एशिया, ईरान, फिर वहां से इंडिया आए। मतलब यूरोप में भी ये रहे, इंडिया में भी एक इनकी ब्रांच माइग्रेट कर गई। तो ये पूरा एरिया जहां आर्य रहे हैं, तो काफी सिमिलरिटी भी हम लोगों में देखने को रही होगी। बाद में चेंजेस आते गए, आज हम काफी चेंज हो चुके, पर कहीं ना कहीं ओरिजिन हमारा कॉमन था। आर्यों के समय से जो देखा जा रहा है, ये ओरिजिन हमारा कॉमन था। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज आर्य? आर्य क्या है? आर्य लैंग्वेजेस थी। क्या कोई सिंगल लैंग्वेज थी? नहीं, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस थी, कुछ इंडिया वाली, कुछ यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, कुछ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। आर्य जो है कुछ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। आर्य जो है कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो कुछ इंडो और कुछ यूरोपियन, यहां पर ये भाषाएं यूज हो रही थी। संस्कृत भी उनमें से एक है, और इसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि इंडो यूरोपियन में काफी सिमिलरिटी भी रही होंगी। टाइम के साथ तो बहुत चेंजेस हो गए। आर्य वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? सुपीरियर या नोबल रेस। यूरोपियन लोग इसको ये इंटरप्रेट करते हैं, और आर्य हम लोग कल्चरल कम्युनिटी के तौर पे इंटरप्रेट करते हैं। क्या ये समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब ओरिजिन किस तरह से हुआ है। ईस्टर्न यूरोप में ये लोग रहते थे। आर्यन देखो किस तरह से आए हैं। ईस्टर्न यूरोप, मैक्स मुलर क्या कहता है? वो कहता है कि ईस्टर्न यूरोप में ये थे, और वहां भी कई सारी आर्यन ट्राइब थी। लैंग्वेजेस मैंने बताया ना, आर्यों में भी कई लैंग्वेजेस थी, तो उसमें ट्राइब्स बने हुए थे, कई सारे ट्राइब थे। 2000 बीसी के आसपास हुई थी इंटर ट्राइबल वॉर। 2000 बीसी के आसपास कुछ इंटर ट्राइबल वॉर हुई थी, कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे, तो माइग्रेशन कहीं कहीं शुरू हुआ था। तो वो कहते हैं कि ईस्टर्न यूरोप से स्टार्टिंग हुई थी, माइग्रेशन वगैरह हुआ था। तो ईस्टर्न यूरोप, और कहीं कहीं दिया रहेगा सेंट्रल एशिया। पर अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं तो ईस्टर्न यूरोप, उसके बाद सेंट्रल एशिया, इसके बाद ईरान, इंडिया में जो ब्रांच आई थी, ईरान के बाद फिर इंडिया, और इंडिया में जो आए उनको हमने कह दिया इंडो आर्यंस। 2000 बीसी के आसपास इंटर ट्राइबल वॉर हुई थी, कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे। तो आर्य की जो ट्राइब्स थी, कई ट्राइब जो रहती थी, उनमें कहीं कन्फ्लिक्ट हुए, तो ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेशन हुआ, और माइग्रेशन होकर ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के एरिया से माइग्रेशन हुआ, ईरान आए। इंडिया में जब आए तो ईरान होते हुए आए, इंडिया में जब आए तो ईरान होते हुए। तो ये हो गए इंडो आर्यंस। और कुछ आर्यन जर्मनी वगैरह चले गए थे। जर्मन भी देखो अपने को सुपीरियर मानते थे। हिटलर को अगर आप पढ़ोगे सुनोगे, वो अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, आर्य ही मानते थे बेसिकली। वो अपने आप को सुपीरियर, जर्मनी अपने आप क्या कहता है, हम सबसे सुपीरियर हम रहे हैं, सुपीरियर रेस मानते थे। तो इंडिया जो ब्रांच आई वो ईरान होकर आई, और एक ब्रांच जो है वो यूरोप भी गई थी, जर्मनी वगैरह में। तो 2000 बीसी के आसपास इंटर ट्राइबल वॉर माइग्रेशन शुरू हुआ। एक ब्रांच माइग्रेट होकर इंडिया आई थी ईरान होते हुए। ईरान का पुराना नाम पर्शिया, ईरान का ही पुराना नाम था पर्शिया। तो ईरान होते हुए एक ब्रांच इंडिया आई। जो इंडिया आई, हम उन्हीं के बारे में भी पढ़ेंगे, इनको हम इंडो आर्यन कहते हैं। अब एक पॉइंट बताओ, ईरान से होते हुए इंडिया आए, इतनी एग्जैक्ट बात कैसे पता? मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर इंडिया से हम ओरिजिन माने, क्या पता उल्टा हुआ होगा, कि यूरोपियन लोगों ने इंडिया के कंटेक्स्ट में आर्यंस को इतना नहीं बोला कि कहीं इंडिया, भाई इंडिया को कैसे बढ़ा के दिखाएंगे, वो अपने ही वेटेज बढ़ाने में लग गए कि आर्यन तो हमारे यहाँ की ब्रीड थी, हम सुपीरियर थे, एक सुपीरियरिटी जताने के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं रहा होगा कि आर्यन इंडिया से ओरिजिन रहा होगा, और यहां से कुछ कंफ्लिक्ट हुए होंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, डिजीज की प्रॉब्लम हुई होगी, चाहे यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आते थे, कुछ इशू रहा होगा कि यहां से एक ब्रांच माइग्रेट कर गई होगी। या इंडिया में ही आर्यंस कुछ तो गंगा की तरफ चले गए थे माइग्रेट करके, और कुछ यहां चले गए होंगे, ये भी हो सकता है। क्यों हम इसी थ्योरी को माने, क्यों हम इंडिया वाले को नहीं माने? ईरान से बहुत सारी सिमिलरिटी, हमारे यहाँ ऋग्वेद वगैरह में बहुत सिमिलरिटी मिलती है ईरान से। तो उस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ईरान से इंडिया आए थे। ये भी तो हो सकता है कि हमारे ऋग्वेद से सिमिलरिटी मिल रही है, क्योंकि ईरान से इंडिया से ईरान गए होंगे, उल्टा क्यों नहीं हो सकता?
तो यही कन्फ्लिक्ट है, कंट्रोवर्सी इसी बात पर है कि ये क्रम सही है या ये क्रम सही है। क्योंकि ईरान की जैसे एक बुक होती है, ईरान का जो ओरिजिनल रिलीजन क्या था, शुरू में वहां रिलीजन जोरोएस्ट्रियन रिलीजन है वहां का। इस्लाम तो ईरान में बाद में आया है। जोरोएस्ट्रियन उनका मेन रिलीजन, जोरोएस्टर उनके मेन गुरु मतलब जैसे अपने यहाँ गौतम बुद्ध, प्रॉफिट बोला जाता है उनको। अभी इस समय अगर देखोगे तो जोरोएस्टर प्रॉफिट की तरह माने जाते हैं, या समझ लो एक बड़े विद्वान के तौर पे या गुरु के तौर पे, जैसे अपने यहाँ गौतम बुद्ध, कुछ वैसा दर्जा। तो जोरोएस्टर उन्हीं के नाम पर रिलीजियन है, जोरोएस्ट्रिनिज्म। और उन्हीं की एक इंपॉर्टेंट किताब है जैंद अवेस्ता। एनसीईआरटी पढ़ोगे, आर के शर्मा वाली जो बुक में बोल रहा था, एचडी सारी चीजें मिलेंगी, तो जरूरत नहीं है, यहां मैं बता ही रहा हूं आपको। आप सोर्स देखना चाहो तो कुछ जानकारी आपको आर के शर्मा में मिल जाएगी, सारी तो आर एस शर्मा में, आर के शर्मा, आर एस शर्मा, कुछ वहां मिलेगी, और कुछ जानकारी जो है अलग अलग सोर्सेज में, कि इंडिया में भी रिसर्च चल रही है, इंडिया से भी ओरिजिन हो रहा होगा, ये क्यों नहीं मानते हम। तो कई चीजें मिलकर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे ईरान वाली सिमिलरिटी, ईरान की एक बुक है अवेस्ता, जैंद अवेस्ता उसको बोलते हैं। तो जैंद अवेस्ता बुक और हमारे यहाँ ऋग्वेद, जो आर्यों के समय में बना ऋग्वेद, 4 वेद है ना, वैदिक सिस्टम की या आर्यंस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो एक्सकेवेशन वगैरह किए गए तब पता चला, पर आर्यंस के समय की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से हमें मिल जाती है। ऋग्वेद से हमें आर्यंस की जानकारी मिलती है, कैसे रहे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या सिस्टम चलता रहा होगा। तो आर्यंस की काफी सारी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से हमें मिलती है। ऋग्वेद में जिस तरह के कई सारे टर्म यूज हुए हैं, उसी तरह के कई शब्द हमें ईरान की जैंद अवेस्ता जो होली बुक है उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि आर्यन ईरान से आए थे, या हम कह रहे हैं कि यहां से ईरान गए होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ऋग्वेद और उसी समय जैसे मान लो ये ईरान की जैंद अवेस्ता जो बुक, इन दोनों में कई सारे कॉमन टर्म का मिलना, सिमिलरिटीज का मिलना, ये इस बात का इंडिकेशन है। इसका मतलब ईरान का जो कंसेप्ट रहा, जो कल्चर रहा होगा, और हमारे यहाँ जो आर्यन थे, इसका मतलब वहां से आए होंगे, सिमिलरिटी रही होगी। इसी तरह के लोग, इसी तरह के जो ग्रुप है वहां पे भी रहा होगा, कि एक दूसरे को जानते रहे होंगे, सिमिलरिटी रही होगी। नहीं तो कॉमन कंटेंट कैसे मैच कर रहा है, सिमिलर टाइप की चीजें कैसे मिल रही हैं। तो अभी मैक्स मूलर क्या कह रहा है, ईरान से इंडिया आए, तो जैंद अवेस्ता बुक में और ऋग्वेद में काफी सिमिलरिटी मिलना इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। पर मैं कह रहा हूं कि ऋग्वेद में जो लिखा है वो जैंद अवेस्ता में लिखा है, उल्टा मान लो इसको, तो क्यों नहीं। यही इंडिया में जो रिसर्च कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से ओरिजिन था, यहां से भी गए होंगे, ये हो सकता है, इसका उल्टा क्यों ना माना जाए कि मैक्स मूलर कहीं ना कहीं बायस था यूरोप को लेकर। क्लियर है। तो इंडो आर्यंस, मैं बात कर रहा हूं इंडो आर्यंस, ईरान का ये जोरोएस्ट्रियन रिलीजियन, एक नाम लिख लो, कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ईरान, इसी का ओल्ड नेम था पर्शिया, ओल्ड नेम पर्शिया। जोरोएस्टर, जोरोएस्टर था समझ लो बुद्ध लाइक फिगर, ग्रेट पर्सनैलिटी लिख लो, जोरोएस्टर यहाँ की ग्रेट पर्सनैलिटी। इन्हीं के नाम पर रिलीजियन शुरू हुआ था, जोरोएस्ट्रिनिज्म, जोरोएस्ट्रिनिज्म। ईरान में इस्लाम जो अडॉप्ट हुआ बाद में, जोरोएस्ट्रिनिज्म मेन रिलीजियन था यहाँ, ठीक है। तो जोरोएस्टर ग्रेट पर्सनैलिटी वहां के, लाइक बुद्धा, और इनके नाम से ही रिलीजियन जोरोएस्ट्रिनिज्म। इनकी होली बुक का नाम है जैंद अवेस्ता। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जैंद अवेस्ता क्या चीज है और क्यों ये क्वेश्चन आया, ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ऋग्वेद से बहुत सारी सिमिलरिटी जैंद अवेस्ता में मिलती हैं, ये इनकी होली बुक है। क्लियर है, ये नोट कर लो जरा, जैंद अवेस्ता क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, ये नोट कर लो। पारसी लोग, हाँ नीतीश करेक्ट बात है, ईरान के ओरिजिनल लोग पारसी लोग जो आप बोलते हो, पारसी, पर्शिया कंट्री का नाम है, पारसी समुदाय जो आप बोलते हो, जोरोएस्ट्रिनिज्म रिलीजन मानते हैं वो। इनमें कंसेप्ट जानते हो, डेथ के बाद बॉडी को छोड़ देते हैं, वल्चर खाता है, ये कंसेप्ट आपको पता है? इसमें इस्लाम से अलग है,
इसमें जब डेथ हो जाती है तो बॉडी को छोड़ देते हैं, वल्चर खाते हैं उसको, गिद्ध खाते हैं बॉडी को। और जैन अवस्था में काफी सारी सिमिलरिटी ऋग्वेद से पाई गई हैं। हमारे यहाँ का ऋग्वेद और जैन अवस्था में कई सारी सिमिलरिटीज पाई गई हैं। इन्वायरमेंट बताया था मैंने, ठीक है। तो जैन अवस्था, देर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज फाउंड, there were lot of similarities found between Rigved and जैन अवस्था। काफी सारी सिमिलरिटी ऋग्वेद और जैन अवस्था में पाई गई हैं। तो यहां से हमने बात शुरू की आर्यन एज, वैदिक एज। ये इनका टोटल टाइम पीरियड है। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, 1500 से 1000 वाले अर्ली वैदिक और 1000 से 600 बीसी लेटर वैदिक। अभी वो सब छोड़ो, बस टोटल जो वैदिक एज है 1500 से 600 के बीच मानी जाती है। टोटल जो वैदिक एज है 1500 से 600 के बीच मानी जाती है। तो आर्य क्या थी? भाषा थी, भाषाओं का ग्रुप है। इंडो आर्यन सिमिलरिटी पाई जाती है इन लोगों में। जो लैंग्वेजेस हैं वो इंडो यूरोपियन दोनों में पाई गई हैं, आर्य लैंग्वेजेस। मीनिंग इसका ये होता है, कैसे आए थे? मैक्स मूलर की थ्योरी के हिसाब से ईस्टर्न यूरोप से शुरू हुआ माइग्रेशन, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था 2000 बीसी के आसपास, सेंट्रल एशिया, ईरान, इंडिया में। तो इंडिया में जो आर्यन आए वो इंडो आर्यन, यूरोप में जो रहे वो यूरोपियन आर्यन। ग्रीस है, उसके अलावा जर्मनी है, ये सब यूरोपियन वाले आर्यन थे। और ईरान से कई सारी सिमिलरिटी ऋग्वेद में पाई गई हैं। इनकी बुक जैन अवस्था और हमारे यहाँ की ऋग्वेद, काफी सारी सिमिलरिटी पाई गई हैं, जिससे पता लगता है कि आर्यन ईरान में भी रहे हैं, इंडिया में भी रहे हैं, वहां से होकर इंडिया आए होंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऐड करने हैं। ये देखो मैंने यहां लिख भी रखा था, टू 2000 बीसी में इंटर ट्राइबल वॉर हुई थी। 2000 बीसी में इंटर ट्राइबल वॉर हुई थी सेंट्रल एशिया, या आप इसकी जगह कहीं कहीं ईस्टर्न यूरोप भी दिया है, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप। माइग्रेशन शुरू हुआ था ईस्टर्न यूरोप से, मैक्स मूलर के हिसाब से, ये लिख लो। तो 2000 बीसी इंटर ट्राइबल वॉर हुई थी सेंट्रल एशिया में। इसके बाद कुछ जो आर्यन ट्राइब थी वो माइग्रेट कर गई थी। एक हिस्सा वेस्ट यूरोप में, एग्जाम्पल जर्मनी, और एक हिस्सा इंडो आर्यन, दो पार्ट में। तो 2000 बीसी के आसपास इंटर ट्राइबल वॉर सेंट्रल एशिया या ईस्टर्न यूरोप, शुरुआत तो यहां से हुई थी ईस्टर्न यूरोप से। अब कई जगह आपको लिखेगा आर्यंस का ओरिजिन और ईस्टर्न यूरोप नहीं दिया होगा, और पूछेगा आर्यन का ओरिजिन कहां से था, वो सेंट्रल एशिया टिक करना। फिर ईस्टर्न यूरोप अगर नहीं दिया है तो सेंट्रल एशिया टिक करना। कई सारे लोग आर्यन की थ्योरी जो है वो सेंट्रल एशिया से शुरू करते हैं पढ़ना, यहां से। ठीक है, वैसे ईस्टर्न यूरोप से है, पूरी कहानी की शुरुआत यहां से मानी जाती है मैक्स मूलर के हिसाब से। तो ईस्टर्न यूरोप से शुरुआत थी, ये ऑप्शन में देगा नहीं। आर्यों का ओरिजिन पूछेगा, ऑप्शन लिख देगा सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप लिखेगा नहीं, तो फिर सेंट्रल एशिया ऑप्शन टिक करना। इसके बाद ट्राइब जो है वो माइग्रेट कर गए थे, कुछ तो वेस्ट यूरोप की साइड चले गए। ईस्ट यूरोप में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो कुछ चले गए वेस्ट यूरोप में, जर्मनी वगैरह में। कुछ आ गए ईरान से इंडिया की तरफ। इंडिया वाली जो ब्रांच है उसको हम इंडो आर्यंस कहते हैं।
इंडिया वाली जो ब्रांच है उसको हम इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट मैंने लिखा है एडिशनल वो नोट करने हैं। कर लिए होगे अब तक? बाकी जो पॉइंट मैंने बोले हैं वो ऐड करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक की कथा समाप्त। नेक्स्ट पॉइंट, वेद शब्द का क्या मतलब है? वेद शब्द का मतलब होता है टू नो। वेद शब्द का मीनिंग है टू नो, कुछ जानना, टू नो। वेद also known as श्रुति। वेद also known as श्रुति। why known as श्रुति? श्रुति इसलिए कि गुरु वर्ड्स के द्वारा वो वन टू अनदर स्टूडेंट को ट्रांसफर करता था। जो गुरु के वर्ड होते थे, वेद कैसे ट्रांसफर किए गए? गुरु स्पीकिंग के द्वारा, अपनी बोलने के द्वारा वो ट्रांसफर करता था स्टूडेंट को। राइटिंग स्क्रिप्ट कोई नहीं थी उस समय। माउथ टू ईयर, माउथ टू माउथ नहीं, माउथ टू ईयर। तो श्रुति का मतलब है, तो इनिशियली वैदिक नॉलेज व ट्रांसफर्ड, इसका मतलब ये है इनिशियली वैदिक नॉलेज were transferred initially Vedic knowledge were transferred from guru to shishya by speaking and listening only। बोलने और सुनने के द्वारा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ओनली। नो रिटन स्क्रिप्ट वर देयर। नो रिटन स्क्रिप्ट वर देयर। बाद में जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई है तब लिखे गए हैं। बाद में जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई है तब इनको लिखा गया है। तो वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है। मतलब वैदिक नॉलेज को ट्रांसफर करते थे गुरु शिष्य को बाय स्पीकिंग एंड लिसनिंग ओनली। ये तरीका होता था, गुरु स्पीक करेंगे, कुछ बोलेंगे, और जो स्टूडेंट है वो केयरफुली लिसनिंग, सुनेगा ध्यान से, और कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती थी उस समय। बाद में जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई है, राइटिंग स्किल आई है, तब वेद लिखे गए हैं। तो सेम मेथड फॉलो होता रहा है जब तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं आ गई। तो वेद बाद में लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए हैं जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन्वेंट हुई है। Vedas were written later when Brahmi script was invented। तो वेद लिखे गए हैं जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाद में आ गई है, तब लिखे गए हैं। लिख लो, ये बाद में लिखे गए जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आ गई। वेदों के लिए एक शब्द और आता है, इसे कहते हैं अपुरुषेय। वेदों के लिए एक और वर्ड यूज होता है अपुरुषेय। व्हाट डज इट मीन? अपुरुषेय मीनिंग, अपुरुषेय मीनिंग इज कि वेदास हैविंग डिवाइन ओरिजिन। Human not composed Vedas, human only compiled them। कंपोजिशन, उसका ओरिजिनेशन ह्यूमन से नहीं है, ह्यूमन ने ओनली कंपाइलेशन किया है वेदास का। जैसे मैं ओरिजिनली कोई कंटेंट आपको दूं, ओरिजिन, मैं खुद ही उस कंटेंट को बना रहा हूं, ओरिजिनली मैंने ही बनाया हो। आप उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कंपाइलेशन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और स्टार्टिंग में वो कंपाइलेशन रिटन नहीं था, सिर्फ उनको इकट्ठा किया गया है, रिटन नहीं।
रिटन बाद में हुआ है। तो जैसे मान लो गॉड के कुछ वर्ड थे, गॉड ने कुछ कहा ऋषियों को, गॉड ने कुछ नॉलेज दी ऋषियों को, ऋषियों ने उन नॉलेज को इकट्ठा किया है, ऐसे बने वेद। और जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाद में आ गई तब उनको लिखा गया, शुरू में लिखे भी नहीं थे, मेमोरी बेस्ड था, पूरा मेमोरी बेस्ड था। पर वेद अगर आप पढ़ोगे, वेद अगर आप पढ़ोगे, मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी वेदों को, कुछ पेजेस पढ़े थे, मेरा अपना ओपिनियन है, उसको कहीं गलत डायरेक्शन में मत ले जाना, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं लगा कि वो गॉड के बोले गए वर्ड थे वेद। मेरा अपना मानना है कि ऋषियों को ही बनाए हुए हैं, पर उसका वेटेज बढ़े, लोग उसको फॉलो करें, उसको माने, इसलिए ह्यूमन ने ही ये कह दिया कि ये गॉड के वर्ड हैं। होली बुक्स हैं, इंपॉर्टेंस है, सब कुछ है, ठीक है, पर मेरा अपना ये मानना है कि ऋषियों का ही तैयार किया, क्योंकि उसके भाषा वगैरह आप पढ़ेंगे, जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी है, और अभी मैं आगे आपको और जब चर्चा करूंगा बताऊंगा उस पर। तो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना मानना है, जहां तक मेरी जो लिमिटेड नॉलेज मुझे बता रही है वो मुझे ये समझ आया, पर आप खुद पढ़ोगे शायद आप भी ये कंक्लूजन निकाल पाओ। आगे क्या प्रूव होगा, कौन हिस्ट्रियन क्या कह रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि वैदिक नॉलेज जो है वो ऋषियों की ही बनाई हुई है, कई अच्छी चीजें भी आपको उसमें मिलेंगी, पर वो मैनमेड है, मेरा अपना ओपिनियन ये है इस पर, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह से आपको मिलेगी भाषा कि ह्यूमन ही ये बातें कह रहा होगा। और अभी तक फिलहाल क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो बोला गया, जो माना गया है, क्योंकि इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन, वेद वगैरह इतनी पुरानी बातें हैं, अलग अलग लोग अलग बातें कर रहे हैं। और ऋषि मुनि भी कम महान नहीं थे, ऋषि मुनियों को भी ज्ञान बहुत था, अगर ऋषियों ने भी बनाए हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पर इसको ये हो सकता है कि ह्यूमन ने उसको ज्यादा वेटेज देने के लिए, कि लोग उसको फॉलो करें, उसको ज्यादा सुप्रीम माने, उसके साथ गॉड का नाम जोड़ दिया। भाई कोई नॉर्मल सी चीज भी हो, अगर आप उसमें गॉड का नाम जोड़ देते हो, तो जो उस रिलीजियन या उस चीज को मानने वाले लोग होंगे वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो डिस्कशन, डिबेट डिस्कशन तो हर पॉइंट पर हो सकती है, क्योंकि इतनी पुरानी चीजें हैं, कई सारी चीजें एजम्पशन बेस्ड ही हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड मैथमेटिक्स की तरह फार्मूला बेस्ड नहीं है। ये डिबेट डिस्कशन से ही आया है, स्कॉलर्स वगैरह के बीच बातचीत हुई, जो एविडेंस मिले, खुदाई में चीजें मिली, वेदों से चीजें मिली, उन सब के बेसिस पे ही बताया गया कि ऐसा सिस्टम रहा होगा। ये कोई मैथमेटिक्स की तरह फार्मूला नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, डिबेट डिस्कशन होगा और चीजें बदलती रही हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में जो एविडेंस मिले थे, मैंने आपको बताया, नॉन वेजिटेरियन वाले कुछ एविडेंस अभी हाल फिलहाल में राखीगढ़ी, मसूदपुर, फरमाना से पता लगे, तो कल को कोई और थ्योरी आएगी तो बात चेंज हो जाएगी। पर कई बार ऐसा होता है, हम किसी बात को अगर गॉड से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो लोग उस बात को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि कहा गया कि डिवाइन ओरिजिन भगवान के शब्द हैं, ठीक है। और ज्यादातर रिलीजन में ऐसा होता है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि खाली अपने जो ये चार वेद हैं इनकी बात केवल ऐसी है, ये पॉसिबिलिटी और भी जगह हो सकती है। पर डिबेट डिस्कशन जब होगा, ओपन डिस्कशन होंगे, तभी आप इस पर बात कर पाओगे। नहीं तो नॉलेज का मतलब क्या है, किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया, ऐसे ही थोड़ी। अगर नॉलेज का मतलब है आपका माइंड ओपन होना, जब आप चीजों को पढ़ेंगे और ज्यादा सीखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी तो कुछ नया भी निकलेगा उसमें से। और डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जितनी चीजें लिमिटेड है, लिमिटेड ही रह जाएंगी। पर एक अच्छी बात क्या रही कि वेदों में आप देखोगे टाइम टाइम पर वैदिक कंटेंट में अपडेशन बहुत हुआ है, उपनिषद वगैरह जो हैं वो लगातार अपडेशन करते रहे हैं इस नॉलेज में। तो इसलिए अब सनातन या हिंदुइज्म की जो आप बात करते हो, कई कई बार आपको ये थोड़ा सा नयापन लगता है इसमें। कई बार आप देखोगे हिंदुइज्म में अगर आप बात करो, आप कहोगे सर हिंदुइज्म में थोड़ा सा ये मॉडर्नाइज लगता है, कई चीजें ऐसी लगती हैं जैसे जल्दी की हैं, या जो हम आज चीजें देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या स्पिरिचुअलिटी की बात हो, उपनिषदों में इन चीजों के बारे में बात है, स्पिरिचुअलिटी वगैरह के बारे में, तो बड़ा नया सा लगता है। वहीं अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम हिस्ट्री के हिसाब से, भाई इस्लामिक माइथोलॉजी के हिसाब से चलें तो हिंदुइज्म भी क्या कहते हैं, जब से धरती है तब से हिंदुइज्म है। इस्लाम भी क्या कहता है, जब से धरती है तब से हिंदुइज्म है, इस्लाम है। इस्लाम कहता है जब से धरती है तब से इस्लाम है। हिंदुइज्म क्या कहेगा, जब से धरती है तब से हिंदुइज्म है। क्रिश्चियनिटी अपनी बात को वेटेज देंगे। तो जो भी रिलीजियन है वो अपनी अपनी सुप्रीमेसी तो कोशिश करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी सुप्रीमेसी रही है। पर रिलीजियन में लेकर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए।
जिससे और अच्छी चीजें निकले और अच्छे आउटकम निकले और वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ओरिएंटेड हो। रिलीजियन जो है वो अच्छी चीज है अगर उसको ठीक तरीके से समझा जाए, और बहुत खतरनाक है अगर उसको मिसकोट किया जाए, या रिलीजियन को जो बताने वाले लोग हैं अगर उनका कोई एजेंडा प्रोपेगेंडा है तो वो भी आपको गलत ट्रैक पर डाल देंगे किसी भी रिलीजियन में। चाहे कन्वर्जन कराने की बात आए, चाहे कोई भी वायलेंस की बात आए, ये किसी भी रिलीजन में। क्रिश्चियनिटी आपको लगता है बहुत एडवांस है, जितना वायलेंस यूरोप वगैरह में हुआ है पुराने टाइम में, जितना वायलेंस वहां पर हुआ है और रिलीजन के नाम पर हुआ है, उतना शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो जो बहुत एडवांस, बहुत सिविलाइज बोलते हैं अपने को, रिलीजन के चक्कर में वहां भी बहुत वायलेंस हुआ। तो पॉइंट ये है रिलीजियन को समझना, और रिलीजियन आपको लिबरलिज्म की तरफ ले जाए, अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाए, उल्टा पीछे ना ले जाए। रिलीजियन समझ आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, समझ नहीं आए और किसी और के कहने पर चले तो बहुत खतरनाक भी है। ठीक है, कोई भी रिलीजन के बारे में बात करें। इस्लाम में क्या है, अब जैसे अगर आप, मैंने बताया कि वैदिक नॉलेज उपनिषदों में वेदों के बारे में और उसको चर्चा की गई और उसको सिंप्लीफाई किया गया, आम लोगों से कनेक्ट किया गया, लगातार उस पर अपडेशन वगैरह होते रहे हैं। अब जैसे इस्लामिक बुक है, अब वहां पर चेंज की बात नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जो चीज, अब हिस्ट्री के हिसाब से इस्लाम बहुत पुराना नहीं है, हिस्ट्री के हिसाब से इस्लाम बहुत पुराना नहीं है, तो वहां पर होली बुक कुरान शरीफ जब लिखी गई है तो उसमें टाइम टाइम पर वैसे अपडेशन देखने को नहीं मिले जो यहाँ पर वैदिक कंटेंट में देखने को मिले हैं। तो अगर आप मेरे से ये पूछें, अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको और नॉलेज होगी रिलीजन के बारे में, या वो कुछ लोग बुक्स पढ़े भी होंगे, कोई भगवत गीता पढ़ा होगा, किसी ने कुरान शरीफ पढ़ी होगी, किसी ने हदीस पढ़ी होगी, तो जो भी जिस बुक की नॉलेज है, तो एक वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कहीं कहीं पे हिंदुइज्म बड़ा नया सा लगता है, मॉडर्नाइज सा लगता है, वो इसलिए कि वहां पर चेंजेस होते रहे, अपडेशन होते रहे हैं। और कहीं कहीं पर आपको अगर कोई चीज पुरानी लग रही है, वो इसलिए कि अपडेशन नहीं किया गया, उसमें अपडेशन अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, इंटरव्यू में ही पूछ बैठे ये क्वेश्चन। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो रिलीजियस डिस्कशन पे बात हो गई, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कभी इंटरव्यू में पूछ बैठे कि कहीं कहीं पर हिंदुइज्म आपको नया सा लग रहा है, वहीं पर इस्लाम आपको, इस्लाम बाद का रिलीजियन है उस हिसाब से देखें, और उसमें वो आपको लग रहा है कि जैसे काफी पुराना हो, तो अपडेशन जब आप करोगे, अपडेट करते रहोगे, तो आपको मॉडर्नाइजेशन फील होगा, नया लगेगा। दूसरा मेरा एक पॉइंट है इसमें, हिंदुइज्म की जब बात करो कि हिंदुइज्म क्या रिलीजियन है, हिंदुइज्म में तो आप कोई प्रैक्टिस फॉलो करो नहीं करो, हिंदू आप तो भी हो। कोई प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हिंदू आप तो भी है। बेसिकली ये सनातन हिंदू, मीनिंग क्या है इस बात का, सिंधु जो रिवर थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरप्रेट भी किया ना कि हिंदू जो है वो जीवन शैली है, वो जीने का तरीका है, वो कोई रिलीजियन नहीं। हिंदू जो है वो उन्होंने बताया कि रिलीजियन नहीं है, वो जीवन शैली है, जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है हिंदुज्म, रिलीजियन नहीं, उन्होंने ये डिफाइन किया। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ हिंदुज्म से निकला है, यही सब सुनने को मिलता है आपको, सब कुछ हिंदुज्म से निकला है, सनातन वर्ड की बात करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते सनातन वर्ड में क्या अंतर है, वैदिक कंटेंट में क्या अंतर है, किस चीज को आप किससे लिंक कर रहे हो हिस्ट्री में। ठीक है, सबके मीनिंग अलग अलग हैं। जब आप वैदिक कंटेंट की बात कर रहे हो, सनातन की बात कर रहे हो, फिर आप टेम्पल वर्शिप की बात करो, सब कुछ अलग अलग जगह की बातें हैं, सबको मिक्स करके खिचड़ी बना देते हैं लोग डिबेट में, खुद ही नहीं जान पाते किसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे हिंदू शब्द है, ये वर्ड कहां से आया, ये आया सिंधु रिवर, इंडस को सिंधु कहते थे ना, तो मेसोपोटामिया वगैरह वाले लोग क्या थे, अब वो सिंधु वर्ड नहीं बोल पाते थे, उनके प्रोनाउंसिएशन में वो सिंधु की बजाय हिंदू बोलते थे। प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में वो सिंधु की जगह हिंदू हिंदू वर्ड बोलते थे कि जो सिंधु के पास रह रहे हैं सब हिंदू। तो वो रिलीजियन के तौर पर नहीं था, वो ओरिजिन भी रिलीजन के तौर पर नहीं है। रिलीजन के तौर पर तो आप सनातन वर्ड यूज करते हो जो शुरू से चला आ रहा है, सनातन को आप धर्म के तौर पे वर्ड यूज करते हो, हिंदू वर्ड रिलीजन के तौर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जीवन शैली के तौर पे बोला। ठीक है, तो सिंधु जो रिवर थी, तो सिंधु के पास जो लोग रह रहे हैं हिंदू, तो जो भी रह रहे हैं सब हिंदू, सिंधु के पास वो रिवर के नाम पर वर्ड आ गया क्योंकि वो सिंधु शब्द नहीं बोल पाते थे। और दूसरे कहीं कहीं एविडेंस मिलते हैं, जो लिकर होती है सोमरस बोलते थे, जो
उसके लिए एक वर्ड इंदु यूज होता है, इंदु। लिकर के लिए एक वर्ड आता है इंदु। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ड से ओरिजिन आया हिंदू। दो वर्ड मिलते हैं, हिंदू वर्ड कहां से आया है, इसके दो एविडेंस मिलते हैं। ज्यादा वैसे ये वाला ज्यादा कन्विक्शन वाला ये है सिंधु, कि सिंधु रिवर के किनारे जो बसे हैं सब हिंदू, जो सिंधु के आसपास बसे हैं। और कहीं कहीं एविडेंस मिलते हैं इंदु शब्द से आया है। लिकर, लिकर को बोलते हैं इंदु। देवी देवता, वो जो देवी देवता वगैरह पीते थे ना, ये देवता वगैरह सुन आपने देखा होगा उसमें सीरियल्स वगैरह में, जो देवता लोग थे वो इंदु, सोमरस वगैरह वर्ड आप सुनते थे, तो यहां से वर्ड आया है हिंदू, कुछ ये कहते हैं। ठीक है। धर्म के लिए वर्ड सनातन यूज करते हैं, जो काफी पहले से है। तो थोड़ी बहुत चर्चा हुई, अब इसके आगे फिर आगे बात करें। और टेम्पल वेम्पल बहुत बाद में आया है, मूर्ति पूजा, टेम्पल, ये बहुत बात की चीज है। यज्ञ पहले से होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें एक एक पॉइंट। यज्ञ का जो कंसेप्ट है वो वैदिक टाइम से यज्ञों का एविडेंस मिल रहा है। मूर्ति पूजा कंसेप्ट नहीं है उस समय, मूर्ति पूजा बहुत बात का है। ठीक है। गैलीलियो को तो मैंने बताया भी था, गैलीलियो ने क्या कहा था। गैलीलियो ने उस समय बोला, कोपरनिकस की थ्योरी थी, कोपरनिकस वाली थ्योरी को ही गैलीलियो ने आगे बढ़ाया। उसने कहा कि सन जो है वो अपनी जगह पे अर्थ उसके चक्कर लगा रही है। और चर्च क्या मानता था, चर्च कहता था सन चक्कर लगा रहा है अर्थ के किनारे। चर्च क्या बोलता था, चर्च कहता था, उनका मानना था, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, कि सन जो है वो अर्थ के किनारे घूम रहा है। कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने क्या कहा कि सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। वो इतना बड़ा एक विरोध हो गया कि गैलीलियो को पनिशमेंट हो गई। वो इतना बड़ा विरोध माना गया क्रिश्चियनिटी में कि तुम तो चैलेंज कर दिए, तो धर्म का तुमने वो कर दिया। तो गैलीलियो को पनिश किया गया था इसके लिए। बाद में न्यूटन का जब टाइम आया, न्यूटन से कहा भाई तुम बताओ, तो गैलीलियो की स्थिति को देखकर न्यूटन को पता था, उसने बीच का रास्ता लिया। न्यूटन को भी जानकारी थी कि क्या आंसर करना है, पर उसने पॉलिटिकल तरीके से मिडल रास्ता लेकर मिडल पाथ पे गया और कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला कि जिससे उसके खिलाफ हो जाएं लोग। न्यूटन बड़ी चालाकी से उस चीज से बच निकला, उसको ही पनिश किया जाता अदरवाइज। ठीक है। चर्चा चल रही थी कुछ और, हम लोग काफी आगे बढ़ गए। तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आर्यंस के बारे में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे वैदिक नॉलेज जो है, वेद जो हैं उनसे मिलती है। वेदों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। तो श्रुति, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है श्रुति, और एक और वर्ड यूज किया गया है अपुरुषेय, ऑल्सो नोन एज अपुरुषेय इन ओरिजिन। वेदों का ओरिजिन को लेकर कहा जाता है टर्म अपुरुषेय, तो ऑल्सो नोन एज अपुरुषेय इन ओरिजिन। वेद जो हैं उन्हें कहा जाता है अपुरुषेय, कि इनका ओरिजिन जो है वो डिवाइन ओरिजिन है। डिवाइन मतलब गॉड के शब्द हैं, डिवाइन का मतलब है गॉड के शब्द हैं। अपुरुषेय इन ओरिजिन मतलब डिवाइन ओरिजिन, गॉड के शब्द हैं। गॉड ने ऋषि मुनियों को बोले और ऋषि मुनियों ने उनको इकट्ठा करके फिर अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। तो वैदिक कंटेंट जो है वो माना जाता है अपुरुषेय इन ओरिजिन, डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन मतलब वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब है वैदिक कंटेंट आर वैदिक कंटेंट जो है वो है वर्ड्स ऑफ गॉड। अपुरुषेय का मतलब भगवान के शब्द हैं। अपुरुषेय का मतलब वैदिक कंटेंट जो है वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान के शब्द हैं। ह्यूमन ने इसको क्रिएट नहीं किया है, ह्यूमन ने इनको ओरिजिनेट नहीं किया है, ह्यूमन ने सिर्फ इनको कंपाइल किया है। These were not created by humans but compiled by humans. These were not created by humans but compiled by humans. ह्यूमन ने इनको क्रिएट नहीं किया है, बस कंपाइल किया है, इकट्ठा किया है कंटेंट को। और जब ब्राह्मी स्क्रिप्ट आ गई तब लिखा भी गया है।
शुरू में पत्तों पे लिखा गया, बाद में फिर बुक बनी। क्लियर है? बुद्ध के बारे में 2 लेक्चर जो मैंने डाले हैं सिकंदर, देख लिया आपने? जो 2 लेक्चर, 6 लेक्चर टोटल मैंने बोले थे, उसमें 2 लेक्चर बुद्ध पे हैं। तो बुद्धिज्म भी तो सनातन मतलब बहुत पुराना है, बहुत एंशिएंट है। और बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा वगैरह की बात नहीं है, वो बाद में लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, 2 लेक्चर बुद्धिज्म के पढ़े हुए हैं, देख लोगे आंखें खुल जाएंगी। उसमें इतना बताया हुआ है मैंने। एक जैन धर्म पे है, 2 बुद्धिज्म पे है, 2 गांधी जी पे, एक अम्बेडकर पे। उससे हमें यहाँ हेल्प मिल जाएगी। उतना डिटेल में हमें यहाँ नहीं पढ़ना होगा, ऑलरेडी मैंने लेक्चर डाल दिए हैं। तो वापस आते हैं इस पर। अपुरुषेय शब्द का मतलब है डिवाइन ओरिजिन है। वैदिक कंटेंट जो है भगवान के बोले शब्द हैं। दिस वर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन ने ओरिजिनली क्रिएट नहीं किया है वेद को, बट कंपाइल ह्यूमन ने किया है। ह्यूमन ने कंपाइल किया है इसको। अंकित ने पढ़ लिए हैं लेक्चर, कुछ एंजॉय किए अंकित? बोर तो नहीं हो गए थे? बुद्धिज्म वगैरह के बारे में पढ़े थे, एंजॉय किए कि बोर हो गए? अब अंकित भी सोच रहा होगा सर ने पूछा है तो मैं कैसे कह दूं बोर हो गया, मुझे जबरदस्ती कहना पड़ेगा एंजॉय किया। कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी लगा। अब आता है वैदिक लिटरेचर। मैंने कहा कि आर्यों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है। अंतिमा हंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो मुझे पहले ही पता है तुम्हें बोर लगा है। तुम बोर हो गई, मुझे पहले ही पता है। डे 1 से बोर हो रही हो तुम कंटेंट में। इतने लेक्चर हो चुके हैं, लगातार बोरियत ही चल रही है तुमको। तो वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है? एक आता है वेदास। वेदास के बाद आते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास, यहां मैं पंडित की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब कंटेंट की बात कर रहा हूं, लिटरेचर। वेद है, ब्राह्मणास है, एक है अरण्यकास। अरण्यकास। और इसके बाद फिर आते हैं उपनिषद। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद, ये वैदिक लिटरेचर हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें आर्यंस के बारे में वैदिक लिटरेचर से होती है। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से होती है। वेद हैं 4। वेद हैं 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें आर्यंस के बारे में वैदिक लिटरेचर से पता चलता है, वेदों से पता चलता है। तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, अब लिखो मत, सुनो पहले ध्यान से, इतना नोट कर लो, फिर अभी लिखना नहीं। यहां तक नोट कर लो, फिर ध्यान से मैं कहानी बताऊंगा, सुनना पहले पूरा। यहां तक नोट कर लो पहले। लिख लिया? आगे बढ़े। राहुल गुप्ता, ग्रेट पर्सनैलिटी वाली सीरीज जो मैं यूट्यूब पे करा रहा था, उसमें और भी लेक्चर आने हैं, पर अभी टाइम तो मिले मुझे। अभी जो अपकमिंग एग्जाम से तुम लोगों को उसको देखें कि पहले अभी ग्रेट पर्सनैलिटी लेक्चर डालें। अभी तो मैं सिर्फ ईएस का बैच चल रहा है, उसकी क्लासेस चल रही है। तुम्हारा बैच है, तुम्हारी क्लासेस हैं। फिर कुछ अपना जो कंटेंट वगैरह, पीडीएफ वगैरह बनाने का काम, कुछ क्वेश्चन तैयार करना, वो चल रहा है। तो टाइम अलाउ करे तब तो कुछ आगे बढ़े। यहाँ तो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे काफ़ी चीज़ें। एक एक पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में मुझे कराना है अभी। और लगातार इतना बिजी चल रहा है कुछ टाइम से कि और टाइम नहीं मिल पा रहा।
जैसे ही थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे ध्यान है वो ग्रेट पर्सनैलिटी सीरीज मुझे भी और कराना है। अब देखो पहले मैं क्या बता रहा हूँ। तो वैदिक लिटरेचर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन हमें एक्सकेवेशन से मिली, खुदाइयों में जो एविडेंस मिले उससे मिली, और आर्यन एज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वैदिक लिटरेचर से। जो ये बुक्स वगैरह लिखी गई उनसे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे लोग रहे होंगे, क्या खाते पीते होंगे, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। वेद जो है ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब एक एक करके सुनो। ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर हैं। अभी लिखो मत, सुनो। ऋग्वेद में है 10 चैप्टर्स, उनको मंडल बोलते हैं, मंडल। फर्स्ट मंडल मतलब चैप्टर 1, सेकंड मंडल चैप्टर 2, थर्ड मंडल चैप्टर 3। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 10 चैप्टर्स है। उसमें चैप्टर 2 से लेके 7 चैप्टर तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो चैप्टर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो पुराने हैं, वो पहले तैयार हो गए। फर्स्ट चैप्टर और 10 चैप्टर वो सबसे लास्ट में जुड़ा है, उन दोनों के बीच में 8 नंबर आया, 9 नंबर आया। तो 2 से लेकर 7 तक का मंडल, 2 से लेकर 7 तक का मंडल मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 चैप्टर जो है ये पहले तैयार हुए। फर्स्ट वाला और 10th वाला वो सबसे लास्ट में, और 8, 9 उनके बीच में आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये जो मंडलाज लिखे हैं, जो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओल्ड वाले जो लिखे हैं, इनमें स्टोरी है ऋषियों की और उनकी फैमिलीज की। उसमें ऋषि और उनकी फैमिलीज की स्टोरी है और उनका कंपाइलेशन भी उन्होंने किया है। तो इसको कुल ग्रंथ भी कहते हैं, गोत्र के नाम से भी जानते हैं, इनको वंश मंडल भी कहते हैं। तो चैप्टर 2 से चैप्टर 7, अभी लिखो मत, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ऋग्वेद जब आप देखेंगे तो ऋग्वेद में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल इसमें 10 चैप्टर्स हैं, जिनको कहते हैं मंडल्स या मंडलास। 10 चैप्टर 10 मंडल। इसमें फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th मंडल, ये हैं ओल्डेस्ट। इनमें ऋषि और उनकी फैमिलीज, उनके बारे में स्टोरीज हैं। तो माना जाता है कि इसका कंपाइलेशन भी उन्हीं लोगों ने किया था। ये ऋषि मुनि जो होते थे वो और उनकी फैमिलीज की स्टोरीज हैं। बिलोंग्स टू, ये चैप्टर बिलोंग्स टू ऋषि एंड देयर फैमिलीज। तो इनका कंपाइलेशन भी उन्हीं लोगों ने किया होगा, इनका कंपाइलेशन भी इन लोगों ने ही किया होगा। जैसे थर्ड मंडल ऋषि विश्वामित्र के बारे में मिलेगा आपको। थर्ड मंडल जो है, थर्ड चैप्टर ऋषि विश्वामित्र, इसमें कहानी भी आती है एक, उसको कहते हैं नदी शुक्त, जिसमें ऋषि विश्वामित्र, 2 नदियां हैं, ब्यास और सतलज, जिसको वैदिक टाइम पे विपाशा और सतुद्री कहते थे। उन नदियों से एक रास्ता मांग रहे हैं। सिस्टर बोला है, सिस्टर में तो इंग्लिश वर्ड हो गया, मतलब बहन के तौर पे उन दोनों संबोधित किया रिवर को कि मुझे रास्ता दीजिए जाने के लिए। ठीक है, तो ऋषि विश्वामित्र ब्यास रिवर और सतलज रिवर आज के टाइम पे, उस समय विपाशा और सतुद्री नाम था उसका, वैदिक नेम, उन नदियों से आह्वान कर रहे हैं, उनको बहन के तौर पर बोल रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दिया जाए क्रॉस करने के लिए। ये कहानी का जिक्र मिलता है इसमें ऋग्वेद में। थर्ड मंडल जो है वो ऋषि विश्वामित्र और उनकी फैमिली के बारे में है। उसके अलावा गायत्री मंत्र, वो भी थर्ड मंडल में ही है। थर्ड मंडल जो ऋषि विश्वामित्र वाली फैमिली का है, उसी में गायत्री मंत्र भी दिया है। गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? सवित्र मतलब सूर्य के लिए, सवित्र मतलब है सन के लिए डेडिकेटेड है। अभी एक एक करके मैं सारे पॉइंट बताऊंगा आपको। ऋग्वेद का जो कंटेंट है वो इतना रिच कंटेंट माना गया है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया। यूनेस्को में 2 टाइप के हेरिटेज होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल।
एक है फिजिकली कोई चीज बनी है, कोई टेम्पल है, कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, वो फिजिकल कमोडिटीज हो गई। तो टेंजिबल एक होती है इनटेंजिबल है, वो भी हेरिटेज, पर वो ऐसी कोई बिल्डिंग मॉन्यूमेंट टाइप नहीं है। ऋग्वेद को उसमें जगह दी गई। जैसे कुंभ मेला है, वो भी एक हेरिटेज है, पर वो कोई फिजिकल हेरिटेज नहीं, वो इनटेंजिबल कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, तो टेंजिबल इनटेंजिबल का मतलब है फिजिकल है या फिजिकल चीज नहीं है। एक एक करके सुनिए अब। तो ऋग्वेद में जो ये चैप्टर्स हैं, ये सबसे पुराने, फर्स्ट और 10th वाला जो है, फर्स्ट और 10th ये सबसे बाद का है, लेटेस्ट, सबसे बाद में ये जुड़ा था, लास्ट में ऐड हुआ था फर्स्ट एंड 10th, सबसे लेटेस्ट का मतलब मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, ये लिखो एडेड इन द लास्ट। एडेड लेटर, ये बाद में जोड़े गए थे, फर्स्ट और 10th चैप्टर बाद में आया। तो ये जो मंडल है जहां ऋषि और उनकी फैमिलीज के बारे में, ऋषि मतलब हर्मिट, इंग्लिश वर्ड लिखना चाहो तो हर्मिट, सन्यासी, इन मंडल में ऋषि हर्मिट्स या उनकी फैमिलीज के बारे में स्टोरीज मिलती हैं। जैसे कि ऋषि विश्वामित्र का जिक्र किया मैंने, तो इनको कहते हैं वंश ग्रंथ, फैमिली रिलेटेड है ना, तो वंश ग्रंथ या कुल ग्रंथ, गोत्र वाला कंसेप्ट भी कनेक्ट होता है इससे। तो इन मंडलास को कहते हैं वंश ग्रंथ, कुल ग्रंथ, कुल ग्रंथ या गोत्र वाला जो कंसेप्ट है। गोत्र भी क्या होते हैं, ऋषियों के नाम पर ही तो होते हैं, कश्यप गोत्र, सांडिल्य गोत्र, वत्स गोत्र, गोत्र भी तो ऋषियों के नाम पर ही हैं। आप अपना गोत्र अगर सोचोगे तो कोई ऋषि का नाम ही तो मिलेगा, वत्स गोत्र, सांडिल्य गोत्र, तो गोत्र में भी आपको ऋषियों के नाम ही मिलते हैं सुनने में। तो इनको वंश मंडल, कुल ग्रंथ या गोत्र ये बोला जाता है। फर्स्ट और 10th ये बाद में जोड़े गए थे। अब सुनिए ध्यान से, आर्यन लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, वो एक जगह पर सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। कहां पर ये रहते थे? वैदिक एज को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड करूं, ये लिख लिया, ये नोट कर लो फिर आगे लिखें। तो ये लोग रहते थे, इनका एरिया है सप्त सिंधव रीजन, सप्त सिंधव रीजन। हड़प्पन सेटल्ड लाइफ जीते थे, वो एक ही जगह पर थे। हड़प्पन सेटल्ड लाइफ जीते थे, वो बार बार यहां से वहां शिफ्ट नहीं कर रहे थे। आर्यन जो थे वो नोमैडिक लाइफ, एक ही जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो ये इंडस से चलना शुरू किए, इंडस से शुरू किए, ईरान से इंडिया आए थे। इंडस के बाद इंडस, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, ब्यास, और एक रिवर होती थी कुभा, कुभा। ये वो एरिया है, ये वो एरिया है। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी और एक रिवर इसमें कुभा, ये 7 रिवर्स हो गई। तो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी बेसिकली इस एरिया में, मतलब इंडस से चलना शुरू किए थे और धीरे धीरे माइग्रेट करते 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 नोमैडिक लाइफ जीते थे। अर्ली वैदिक में तो यहां रहे, लेटर वैदिक जब आया तब ये गंगा के पास तक पहुंच गए थे। तो मूव करते करते फिर ये लोग धीरे धीरे आते आते गंगा तक आए थे। तो जो मैं दो पार्ट में बोल रहा हूं वैदिक एज को, एक है अर्ली वैदिक, एक है लेटर वैदिक। तो इन लोगों ने सप्त सिंधव रीजन शुरू में यहां से शुरू किया है। तो यहां से आते आते सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरी कवर करते करते फिर उसके बाद लेटर वैदिक में ये गंगा तक आ गए थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। और जब गंगा के पास आ गए, एलुवियल सॉइल थी, आयरन मिल गया, नॉलेज मिल गई, तो फिर वहीं सेटलमेंट का कंसेप्ट आ गया, किंगडम वगैरह कंसेप्ट फिर आगे जाकर आया है। ठीक है,
वैदिक नेम इन रिवर के क्या रहे हैं? वैदिक नेम क्या रहे हैं? इंडस का वैदिक नेम था सिंधु, झेलम का वैदिक नेम है वितस्ता, चेनाब का नाम था अस्किनी, सतलज का नाम था शतुद्री, रावी का नाम था परुष्णी, ब्यास का नाम था विपाशा, और कुभा जो लिखा है, अभी काबुल नाम है, उस समय कुभा था। वैदिक नेम ही कुभा लिखा है मैंने, ये कुभा नाम लिखा है, काबुल रिवर उसका नाम कुभा ही था वैदिक टाइम में, तो सीधे कुभा ही लिख दिया मैंने वहां। ठीक है, इन रिवर के नाम आते हैं कि इनके वैदिक नेम क्या थे, बताओ। इंडस सिंधु, झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, सतलज शतुद्री, रावी परुष्णी, ब्यास विपाशा और कुभा वैदिक नेम ही है। ये सप्त सिंधव रीजन थी जहां पर अर्ली आर्यंस रहते थे। ये पूरे एरिया में वो माइग्रेट करते करते आए थे। अर्ली आर्यंस लिव्ड इन दिस रीजन। Early Aryans lived in this region. सप्त सिंधव रीजन, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह जो हैं, इस एरिया में शुरू में ये लोग रहे। लेटर वैदिक में फिर ये लोग गंगा तक जब आ गए तब सेटलमेंट का कंसेप्ट आया। और एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा नहीं करते थे, मेनली एनिमल पे डिपेंड रहते थे, काऊ वगैरह पे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाते थे। खेती क्रॉप्स वगैरह कोई ज्यादा नहीं उगाते थे, पास्चुरल फार्मिंग करते थे। पास्चुरल मतलब लिव स्टॉक, चारा वारा जो उगाना है जानवरों के लिए, उतना ही उगाते थे। कोई बहुत बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर नहीं करते थे इंडस वैली की तरह। तो खेती बाड़ी तो बहुत ज्यादा कोई एविडेंस नहीं मिलते। थोड़ा बहुत जो कल्टीवेशन करते थे वो बेसिकली जानवरों के चारे वारे का इंतजाम हो जाए। मेन इनकी डिपेंडेंसी एनिमल्स पर थी, फूड के लिए एनिमल पर डिपेंडेंट थे। तो वो सारे पॉइंट कल आएंगे। अभी फिलहाल अर्ली आर्यंस जो है ये सब एरिया में रहते थे। लेटर वैदिक में ये लोग गंगा तक आ गए थे। अभी मैं अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वैदिक एज को हम दो पार्ट में, मैंने शुरू में बताया था क्रोनोलॉजी में, या आर्यन एज जो भी लिखो, आर्यन एज, आर्यन एज या वैदिक एज, दो पार्ट में इसको हम पढ़ते हैं। 1500 से 1000 बीसी तक का जो टाइम है ये हमारा अर्ली वैदिक एज, और 1500 से लेकर 1000 से लेकर 600 बीसी तक हम बात करेंगे लेटर वैदिक, जब ये लोग गंगा तक पहुंच गए थे। तो अर्ली वैदिक ये टाइम है, उसके बाद लेटर वैदिक। अभी जो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद वगैरह जो है वो अर्ली वैदिक की बात है। अभी जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूँ, अभी गंगा तक नहीं पहुंचे हैं। क्लियर है? तो इनके लिए गॉड का कंसेप्ट कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तक नहीं था। इनके लिए गॉड का मतलब कोई मोक्ष जैसी चीज पा लेना नहीं था। मोक्ष का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ। ये बार बार जीने मरने का जो क्रम है, जो चक्र चल रहा है, उससे मुक्ति पा लेना, मतलब स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। मोक्ष का कंसेप्ट क्या है कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा भी हैं, उनकी लाइफ का क्या गोल है? मोक्ष पा लेना। निर्वाण की भी जो बात सुनते हो आप, या मोक्ष अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से वर्ड बोला जाता है। साल्वेशन पर्पस तो वही है, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, कि बार बार जीने मरने के चक्र से मुक्त हो जाना और शांति की स्थिति में चले जाना। ठीक है, तो इनके लिए गॉड का कंसेप्ट कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं था। ये हर उस चीज को गॉड मान लेते थे जिनसे इनको कोई बेनिफिट होता हो। आर्यंस उसको गॉड मान लेते थे जिससे इनको किसी प्रकार का बेनिफिट होता हो।
जैसा कि मैंने बताया, ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, कंटिन्यूअसली एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते थे। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। पास्चुरल एग्रीकल्चर करते थे। पास्चुरल एग्रीकल्चर का मतलब है उतना ही उगाना जो उनके कैटल्स के लिए चाहिए। पास्चुरल फार्मिंग क्या होती है? पास्चुरल फार्मिंग क्या होती है? टू ग्रो लीव स्टॉक फॉर कैटल्स। कोई बड़े पैमाने पर क्रॉप कल्टीवेशन किया जा रहा हो, खेती बाड़ी की जा रही हो, वो नहीं, चारा उगाना जानवरों के लिए। तो मेनली यहाँ पर आपको पास्चुरल फार्मिंग देखने को मिलेगी। ये लोग उतना उगाते थे जो जानवरों वगैरह का काम चल जाए, क्योंकि कैटल से इनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब मिलता था, वही उनका मेन खाना था। आर्यंस का मेन फूड अगर आपसे कोई पूछे, इनका स्टेपल डाइट, इनका मेन फूड, आर्यंस का मेन फूड था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मेन फूड आर्यंस का मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसीलिए जिसके पास जितनी ज्यादा काव होती थी उसको उतना रिच माना जाता था। काव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था। आर्यंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एनिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो है काव। बहुत इंपॉर्टेंट जो एनिमल है काव। महाभारत आप लोगों ने कई बार देखी होगी, कभी आपने उसमें ध्यान दिया है? द्रोणाचार्य जो थे और ध्रुपद जो थे, दोनों दोस्त थे, दुश्मनी क्यों हो गई थी? ये मालूम है? महाभारत में सुने होंगे, द्रोणाचार्य थे, ध्रुपद थे, दोनों क्यों एंटी हो गए थे? क्या दिक्कत हो गई थी? क्योंकि ध्रुपद ने उनको कुछ नंबर ऑफ काउस देने का वादा किया था, वो नहीं दिया था। तो काउ इसका मतलब एक बहुत बड़ी एसेट हुआ करती थी। गाय जो है वो बहुत बड़ी एसेट हुआ करती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना रिच पर्सन माना जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा काउ होती थी वो उतना ज्यादा रिच माना जाता था। तो उन लोगों का मेन खाना ही मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स थे। इसके लिए उनको चाहिए काउ। तो काउ बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है वैदिक टाइम में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वैदिक टाइम में काउ। जिसके पास जितनी काउ वो उतना रिच। तो अब ये बताओ, आर्यंस को अपने सर्वाइवल के लिए जो जो चाहिए था, भाई रिवर से बेनिफिट मिलना है, रिवर के आसपास लिव स्टॉक उगा लेंगे, पानी मिल जाएगा, नहाने का काम हो गया, कैटल का भी काम हो जाएगा। कैटल घूमेगा फिरेगा रिवर के किनारे, अपना चारा खा लेगा। तो रिवर को भी गॉड मान लिया, रिवर को गॉड मान लिया। सनलाइट जब पड़ेगी, सनलाइट जरूरी है, सन को भी गॉड मान लिया। ठीक है, नेचर जो है, रेन, रेन को भी गॉड मान लिया, क्योंकि रेन जब होगी तो वो चारा उगेगा। ठीक है, तो जिन जिन चीजों से मटेरियल बेनिफिट मिलते थे उन सबको गॉड मान लिया। जिन चीजों से मटेरियल बेनिफिट मिलते थे उनका गॉड का कंसेप्ट स्पिरिचुअलिटी नहीं था। कोई बहुत धार्मिक बात या उनको अध्यात्म के मार्ग पे चले गए हों, स्पिरिचुअलिटी नहीं पर्पस था। गॉड को मानना उनके लिए अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, कि जो हमारे ट्राइब के लोग हैं और जो हमारे पास पशु हैं, प्रजा एंड पशु बोलते हैं। प्रजा मतलब हमारी ट्राइब के जो लोग हैं। प्रजा का कंसेप्ट वहां कोई बहुत बड़ा महल, राजा महाराजा, वो नहीं। तो जो उनकी ट्राइब है वो हमारी प्रजा और हमारे पशु, कैसे उनका बेनिफिट होगा। भाई अग्नि भी चाहिए, उसके अलावा रेन चाहिए, रिवर चाहिए। तो जिन जिन चीजों से मटेरियल बेनिफिट मिलते थे वो सब गॉड हो गए। अब उन गॉड को खुश कैसे करें? जिन जिन से हमें मटेरियल बेनिफिट मिल रहे हैं वो सब गॉड है। ऋग्वेद वगैरह आप स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे, आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी। तो जिन जिन से हमें मटेरियल बेनिफिट मिल रहे हैं वो सब गॉड है। हमारे फायदे के लिए जो बेनिफिट हमें मिल रहा है उन सब चीजों को गॉड मान लिया गया, नेचर। अब गॉड को खुश कैसे करें? बारिश हो जाए, अग्नि, बारिश, ये सब कैसे होगा? गॉड को खुश कैसे किया जाए कि ये चीज हमें मिले? उसके लिए ऋग्वेद में लिखे गए हैं मंत्र। गॉड को खुश करने के लिए चाहिए हाइम्स। गॉड खुश कैसे होंगे उसके लिए हाइम्स। हाइम्स मतलब सुक्त, सुक्त मतलब ये सब मंत्र हैं। ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऋग्वेद में दिए हैं मंत्र जिनको हम शुक्त भी कहते हैं, शुक्ताज, शुक्त। हाइम्स का मतलब है शुक्ताज, शुक्त।
या इनको तुम सिंपली मंत्र कह लो, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, कलेक्शन ऑफ सूक्त। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया, थर्ड मंडल ऋषि विश्वामित्र के बारे में है और नदी सूक्त का वर्णन आता है, ब्यास और सतलज रिवर से रास्ता मांग रहे हैं, वो एक कन्वर्सेशन है दोनों के बीच, ठीक है। तो सूक्त, सूक्त वर्ड का मतलब प्रशंसा करना, मंत्र बोलना कि जिससे खुश हो। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जो हाइम्स लिखे हैं इंद्र के बारे में लिखे हैं, 250 के अराउंड सबसे ज्यादा जो हाइम्स हैं, टोटल 1000 से ऊपर हाइम्स हैं ऋग्वेद में। सुनो ध्यान से, अभी लिखने से इंपॉर्टेंट सुनना। तो हाइम्स को सूक्त भी कहते हैं, मंत्र मतलब है इसका। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है कलेक्शन ऑफ हाइम्स। ऋग्वेद में दिए हैं मंत्र, जैसे ऋग्वेद के 3rd चैप्टर में दिया है गायत्री मंत्र, सूर्य को खुश करने के लिए, मतलब सावित्र नाम बोला गया है। सूर्य शब्द इस्तेमाल तो नहीं किया गया, वहां सावित्र लिखा गया है, और सावित्र की पावर जो बताई गई है वो सूर्य जैसी ही है। गायत्री मंत्र जो बोला जाता है किसकी प्रशंसा में? मैंने आपको बताया, जिस चीजों से बेनिफिट मिलता था वो सब गॉड हैं, जिनसे बेनिफिट मिलते थे, मटेरियल बेनिफिट, सब गॉड है। गॉड का कंसेप्ट को स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं था, यहाँ पर मोक्ष के लिए नहीं था। जिनसे बेनिफिट मिल रहा है सब गॉड। और उनको खुश कैसे करेंगे? कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो जाए, कैसे हम गॉड को खुश करें? उसके लिए हाइम्स लिखे गए। लिखे मतलब गए क्या? उसमें तैयार किए गए, लिखा तो बाद में गया है। कहीं कहीं मैं लिखा वर्ड बोल रहा हूं, लिखा नहीं है। ये जो आया मंत्र, जो आए, कोई मंत्र किसी के लिए बना तो वो मंत्र तैयार हुआ, ये कहना चाह रहा हूं, लिखा बाद में है। तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा हाइम्स हैं, 1000 से ज्यादा मंत्र हैं, 250 के अराउंड अकेले इंद्र के लिए हैं। तो इंद्र हैं, वरुण हैं, एक देवी है उषा, जो सुबह की पहली किरण होती है, डॉन जो बोलते हैं, DAWN, डॉन, सुबह की पहली किरण की देवी। तो ये सब मैं आगे इसमें नोट्स में दिया है, बताऊंगा भी। ऋग्वेद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दिए हैं हाइम्स। तो ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स। दिए हैं मंत्रास। सबसे ज्यादा मंत्र किसके बारे में है? इंद्र के बारे में। कलेक्शन ऑफ हाइम्स ऋग्वेद में दिए हैं मंत्रास। 3rd चैप्टर में दिया है गायत्री मंत्र। सवित्र की प्रशंसा में जो बोला जाएगा, सवित्र सूर्य ही हैं, उनकी पावर को जो डिफाइन किया गया है वो सूर्य जैसी ही पावर्स हैं। अब सूक्त लिख तो दिए, हाइम्स लिख दिए, मतलब सूक्त लिख दिए। ऋग्वेद में सूक्त दिए हैं, पर उन सूक्त का रिसाइटेशन कैसे होगा और क्या पर्पस है? भगवान की प्रशंसा में, जिनको हम गॉड मान रहे हैं उनको प्रेज में ये हाइम्स बोले जाएंगे, जिससे हमें गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अच्छी बारिश होगी, हमारे कैटल्स के लिए लाइव स्टॉक चारा मिल जाएगा, हमें पीने का पानी, अग्नि, जो कुछ हमें चाहिए वो हमें नेचर से मिले। तो ये हाइम्स हम बोलेंगे, गॉड खुश होंगे और हमारी वो डिजायर पूरी कर देंगे, गॉड की ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। तो अब आपसे कोई पूछे ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, सूक्त, मंत्र। और वो मंत्र क्यों उच्चारण किए जाएंगे? पंडित जी घर में जब पूजा करते हैं, हवन वगैरह के समय में, वो क्यों मंत्र का उच्चारण करते हैं? वो कहते हैं ना, मैं देवताओं का आवाहन कर रहा हूं। फिर जब पूजा खत्म होती है तो क्या कहते हैं? कि सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। कभी यज्ञ वज्ञ कियो कि नहीं? उसके मतलब को समझा भी करो, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक कंसेप्ट ही तो है। तो वो देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पूजा पाठ संपन्न हो गया, फिर कहते हैं सभी देवी देवता, सभी गण अपने स्थान पर जाए, ये बोलते हैं ऐसे। तो मंत्रों का उच्चारण किया जाए, मंत्रों के उच्चारण से देवी देवता प्रसन्न होंगे और वो अपनी बेस्ट ब्लेसिंग्स आपको देंगे, जिससे आपकी डिजायर फुलफिल होगी। ठीक, ऋग्वेद इतनी बात करता है। अब ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो हाइम्स लिखे हैं, उनको बोला कैसे जाए, उनका रिसाइटेशन कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाए? बहुत गुस्से में चिल्ला के बोल दिया जाए, बहुत प्रेम से बोला जाए, या मंत्र जब बोले जाते हैं क्यों उसके साथ एक टोन रहती है, एक म्यूजिक सा रहता है? ये किस मंत्र को किस टोन के साथ गाया जाएगा, ये सामवेद बताता है। मतलब म्यूजिक का ओरिजिन सामवेद से है। मंत्रों का रिसाइटेशन कैसे होगा ये हमें सामवेद बताता है। मंत्र लिखे हैं ऋग्वेद में, पर्पस क्या है मंत्रों का, सूक्त का? कि गॉड की प्रेज में कहे जाएं, प्रशंसा में कहे जाएं, जिससे गॉड की ब्लेसिंग हमको मिले। अब इनको गाया कैसे जाएगा? रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स कैसा होगा?
एज पर द सामवेद। रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स, मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए? रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स एज पर द सेट ट्यून, एज पर द सेट ट्यून। अब जो भी अच्छे अच्छे गाने आपको लगते हैं कि सर मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, अगर वो उस तरह से गाया नहीं जाता और जैसे बुक पढ़ रहे हैं वैसे ही रीड कर दिया जाता, क्या आपको अच्छा लगता? वो कोई कोई गाना सुन के आप रोने लग रहे हो, कभी बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, 50 टाइम उस गाने को सुन रहे हो, तो अगर मैं आपसे कहता कि उसके लिरिक्स में पेपर पे लिख के दे देता हूं, बस ये रीड कर लो बुक की तरह, क्या आप उसको उस तरह से एंजॉय कर पाते? उतना खुश होते? नहीं। पर क्योंकि जिस तरह से सिंगर ने उसको गा दिया है वो बार बार आपको स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, तो उसी तरह से मंत्रों को लिख देना, ये लिरिक्स हो गए। लिरिक्स को गाना कैसे है वो सामवेद बता रहा है, सामवेद बता रहा है, जिससे भगवान खुश हों कि बड़ा अच्छा गाया है, बड़ा अच्छा लिखा है। तो रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स एज पर द सेट ट्यून, तो सामवेद है बुक ऑफ मेलोडी। ओरिजिन, म्यूजिक का ओरिजिन यहीं से माना गया है, इसको बुक ऑफ मेलोडी भी कह देते हैं। तो सामवेद से ही है ओरिजिन ऑफ म्यूजिक। अलग कलर से लिख देते हैं, मिक्सिंग ना हो। सामवेद है बुक ऑफ मेलोडी, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक यहीं से है। फिर आता है यजुर्वेद। आप जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं? आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ यज्ञ भी कर रहे हैं। आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ आप यज्ञ भी कर रहे हैं, कुछ उसमें आहुति भी डाल रहे हैं, आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। तो जो मंत्रों के उच्चारण, अब आपने मंत्र आपको ऋग्वेद ने दे दिए, मंत्रों का रिसाइटेशन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है, सामवेद ने बता दिया। और उसके साथ साथ और क्या चीजें करनी है, क्या रीति रिवाज फॉलो करने हैं, कि जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि यज्ञ वेदिका बनाओ, यज्ञ वेदिका स्क्वायर शेप की क्यों बन रही है, ट्रायंगल क्यों नहीं बन जा रही, पेंटागन शेप में क्यों नहीं है, क्यों वो स्क्वायर ही है? कोई लॉजिक होगा उसके पीछे। पंडित जी पूजा के समय मुहूर्त क्यों देखते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, इसका मतलब टाइमिंग का भी कुछ कैलकुलेशन होता होगा। ज्योतिष वगैरह जैसी कोई चीजें भी इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब ग्रह नक्षत्र जो है उनकी दशा क्या है, वो गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं अपना। तो यजुर्वेद का मतलब यहाँ पे रिचुअल्स, मंत्रों के उच्चारण के समय क्या रिचुअल्स होंगे, क्या सैक्रिफाइस वगैरह होंगे, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस वगैरह जो हैं, आप आहुति डाल रहे हो या आप कोई संकल्प कर रहे हो, आप पंडित जी को ये संकल्प कर रहे हो कि मैं ये चीज दूंगा, तो रिचुअल्स और सैक्रिफाइस वगैरह, टाइमिंग क्या होगी, रिचुअल्स क्या होंगे, सैक्रिफाइसेस क्या होंगे, यजुर्वेद बताता है कि मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ और क्या आपको नियम फॉलो करने हैं। और अथर्ववेद में दिए हैं कुछ तंत्र मंत्र, जादुई तंत्र मंत्र, मेडिसिन, बीमारियों को ठीक करने के मंत्र। यहां लिखे हैं मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स मतलब कुछ ऐसे हाइम्स जो बीमारियों वगैरह को भी ठीक कर सकें। अथर्ववेद से ही ओरिजिन है आयुर्वेद का, ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद अथर्ववेद से ही माना जाता है। मतलब इंडियन मेडिसिन की शुरुआत अगर कहें तो अथर्ववेद, इंडियन मेडिसिन की शुरुआत अथर्ववेद। तो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र जो बीमारियां भी ठीक कर सके, तो अथर्ववेद में दिए हैं मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, जादू टोना, तंत्र मंत्र, मंत्रों की मदद से बीमारियां ठीक करना। आयुर्वेद का ओरिजिन भी यहीं से, इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन भी अथर्ववेद से। ठीक है, तो ऋग्वेद में दिए हैं मंत्र, मंत्रों का रिसाइटेशन कैसे करना है ये बताता है सामवेद, मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं ये बताता है यजुर्वेद, और कुछ ऐसे मंत्र जो जादुई ताकत है जिनमें, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, बीमारियां वगैरह ठीक कर सके, ये बताता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये समझ आ गया? यहां तक देख लो, क्लियर है बात? यजुर्वेद से ही ओरिजिन माना जाता है मैथमेटिक्स का और एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष वगैरह का भी यजुर्वेद से ही ओरिजिन माना जाता है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी
यज्ञ वेदिका स्क्वायर होनी चाहिए, मुहूर्त की बात, ये सब यजुर्वेद से आता है। और यजुर्वेद ऐसा वेद है, अकेला वेद है, बाकी सब तो पोएट्री की फॉर्म में है। मंत्र जब आप रिसाइटेशन करते हो वो पोएट्री की तरह लगता है सुनने में। यजुर्वेद अकेला ऐसा वेद है जो प्रोज पोएट्री दोनों में है। प्रोज का मतलब लिरिक्स को आप सीधे रीड कर ले रहे हो जैसे, और एक आप पोएम की तरह बोल रहे हो। तो यजुर्वेद प्रोज में भी अवेलेबल है, पोएट्री में भी अवेलेबल। प्रोज का मतलब क्या होता है? गद्य। हिंदी लिटरेचर वगैरह जैसे पढ़ते हो, गद्य पद्य बोलते हो, तो पोएम की फॉर्म में एक चीज आप पढ़ रहे हो जिसमें एक टोन सी लग रही है, एक लय सी लग रही है, कनेक्टेड वर्ड्स लग रहे हैं। और प्रोज होता है जैसे आप बुक की फॉर्म में रीड कर रहे हो कोई चीज। तो यजुर्वेद प्रोज एंड पोएट्री दोनों में अवेलेबल है। दो पार्ट होते हैं इसके, शुक्ल एंड कृष्ण। यजुर्वेद दो पार्ट में है, शुक्ल एंड कृष्ण, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कौन सा वेद ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में अवेलेबल है? यजुर्वेद दो पार्ट में है, शुक्ल कृष्ण। एक दो लाइन लिख देता हूं मैं, पहले ये समझ आ गया। देखो, अब वेदों में जो लिखा है, अब उसको समझना आसान नहीं है, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है ब्राह्मणास। ये जो बुक्स है इन्होंने, वेदों में जो लिखा है उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में लिखा है। तो ब्राह्मणास क्या है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन वेदास। बहुत डिटेल में वेदों का एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में दिया है। तो ब्राह्मणास में क्या लिखा है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन वेदास। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन वेदास, और क्लैरिटी दी है वेदों में क्या लिखा है। अब जैसे यजुर्वेद तो प्रोज पोएट्री दोनों में है, बाकी सब जो है वो पोएम फॉर्म में है। पोएम फॉर्म में है, मंत्र जैसे बोले जाते हैं उस फॉर्म में है। तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में मिलता है। ब्राह्मणास में जो काम हुआ है, ऋषियों ने जो ब्राह्मणास तैयार किए, उसमें और डिटेल एक्सप्लेनेशन है वेदों का, वेदों के बारे में और जानकारी दी है। वेदों के बारे में और जानकारी हमें ब्राह्मणास से मिलती है। कुछ नोट करना है नोट करो, फिर अगले पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट, तो यजुर्वेद मैंने बताया, ओरिजिन ऑफ मैथ, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। यजुर्वेद यहीं से ओरिजिन है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, और ओनली वेद available in both prose and poetry। गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद हैज टू पार्ट्स। यजुर्वेद हैज टू पार्ट्स, शुक्ल कृष्ण। शुक्ल मतलब व्हाइट, कृष्ण मतलब ब्लैक। दो पार्ट में है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बोलते हैं। शुक्ल मतलब व्हाइट, श्याम मतलब ब्लैक। क्वेश्चन आता है कौन सा वेद है जो ब्लैक एंड व्हाइट अवेलेबल है? दो पार्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से ओरिजिन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एकमात्र वेद है जो प्रोज और पोएट्री दोनों में अवेलेबल है। बुक इस फॉर्म में, आप जैसे कंटेंट आप बोलचाल में हम लोग बात करते हैं वैसा भी अवेलेबल है, और पोएट्री फॉर्म, मंत्र फॉर्म में भी है। यजुर्वेद के दो पार्ट है, शुक्ल एंड श्याम मतलब व्हाइट एंड ब्लैक। जैसे आप हम बातचीत कर रहे हैं, एक तो ये तरीका है कंटेंट ट्रांसफर करने का, एक है पोएम की फॉर्म में। यजुर्वेद में दोनों अवेलेबल है, यजुर्वेद में दोनों अवेलेबल है।
इसके बाद आता है अरण्यक और उपनिषद। अब आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे एक बात करेंगे कल। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कहानी अब कल देखेंगे। अरण्य वर्ड का मतलब बस ये नोट कर लो, फॉरेस्ट होता है। अरण्य वर्ड का मतलब होता है फॉरेस्ट, ये नोट कर लो। इसके आगे अब कल डिस्कस करेंगे। तो वैदिक एज कल हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लास का टॉपिक था, एक आज हो गया, अब कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताओ। कहीं कोई वर्ड में दिक्कत आई हो, समझने में प्रॉब्लम हो तो बताइए। बाकी कल इस पर भी काफ़ी चर्चा होगी, कल की क्लास भी हमारी इसी पर है। ठीक है क्लास, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।